आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में जी रहे हैं जहाँ सभी लोग समान हैं, आज़ाद हैं, सभी के पास अपने अधिकार हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। आज ऐसा इसलिए है क्योंकि एक समय में दुनिया के किसी पार्ट में इसके लिए स्ट्रगल हुआ होगा, लोग इसके लिए लड़े होंगे, लोगों ने रिवॉल्ट करी होगी। पास्ट में कई इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस हुए जिसने आज हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को फॉर्म किया। ऐसा ही एक रिवोल्यूशन था फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। फ्रांस यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में है। एरिया वाइज ये यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है। पेरिस इसी की ही कैपिटल है, जो कि आईफिल टावर की वजह से बहुत फेमस है। यहाँ पर रिवॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन आना जहाँ लोग भारी मात्रा में विद्रोह करें और गवर्नमेंट को चेंज कर दे या हटा दे। जैसा फ्रांस में हुआ, लोगों ने मोनार्की को हटा दिया, मतलब राजा का रूल एकदम ख़त्म कर दिया। बात है कुछ 14 जुलाई 1789 की। पेरिस में अलार्म की सिचुएशन बन गई थी। किंग ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया था सिटी में घुसने के लिए। अफवाहें कुछ यह बता रही थी कि किंग ने ऑर्डर दिया है आर्मी को सिटीजन्स पर हमला करने का, लेकिन यह केवल अफवाह थी। किंग ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन कुछ 7,000 लोगों ने इस रूमर यानी अफवाह पर विश्वास करके टाउन हॉल में इकट्ठे हो गए और बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसने लगे आर्म्स की खोज में, आर्म्स यानी हथियार की खोज में। फाइनली कुछ 100 लोगों की टीम पेरिस के ईस्टर्न पार्ट यानी बेस्टील फोर्ट तक पहुंची। बेस्टील फोर्ट एक किले की तरह था जहां कैदियों को रखा जाता था। ये किंग की एक डिस्पोटिक पावर यानी तानाशाही रूल का प्रतीक था। लोगों को लगा कि शायद उन्हें बेस्टाइल फोर्ट में कुछ एम्यूनेशंस यानी हथियार या गोला बारूद मिल जाएंगे आर्मी से लड़ने के लिए। किले में घुसने के लिए लोगों ने वहां के कमांडर को मार दिया और 7 कैदी जो कि बेस्टील फोर्ट में कैद थे उन्हें भी छुड़ा दिया। लेकिन लोगों का गुस्सा यहाँ शांत नहीं हुआ। वो किंग के ऊपर बहुत गुस्सा थे, तो अपने गुस्से को दिखाने के लिए उन्होंने बेस्टील फोर्ट को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया और उसके कुछ पीसेस, स्टोन फ्रेगमेंट्स मार्केट में बेच दिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि किले के टुकड़े मार्केट में क्यों बिके होंगे? तो इसका आंसर सिंपल है। कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री के चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं इसकी यादगिरी के लिए कुछ निशानी रखते हैं। और अगर वो इवेंट 14 जुलाई 1789 का हो तो इस निशानियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 14 जुलाई 1789 का इवेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था फ्रांस की हिस्ट्री में। ये दिन आज भी फ्रांस में बेस्टील डे की तरह हर 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे हम अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को। 14 जुलाई 1789 का दिन एक शुरुआत था फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत ऑफिशियली तो 15 मई 1789 को ही हो गई थी। उसके बाद हुआ 14 जुलाई 1789 का इवेंट। ये रिवॉल्यूशन फाइनली ख़त्म होता है 9 नवंबर 1799 को। बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन 10 साल तक चला, और टू बी एग्जैक्ट 10 साल 6 महीने और 4 दिन तक चला। इन 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन 14 जुलाई 1789 का दिन याद रखना, ये शुरुआत थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। इस दिन लोगों ने बेस्टाइल के फोर्ट को तोड़ा। इस दिन के बाद पेरिस सिटी में और पेरिस के आसपास के गांव में कंट्री साइड्स में रायट्स होने लगे। अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों हो रहा था? लोगों के सिर से पानी क्यों इतना ऊपर जा चुका था? क्यों लोग किंग से इतना नाराज़ थे? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा और फ्रांस को गहराई से समझना होगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हमें समझना होगा कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी में। यहाँ पर 18th सेंचुरी का मतलब है 1701 से 1799 तक का टाइम पीरियड। अब यहाँ पर 18th सेंचुरी बोलकर हमने 1701 से 1799 तक का टाइम पीरियड क्यों गिना? 1801 से 1899 तक का क्यों नहीं? इसका यही आंसर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारी एज काउंट करते हैं तब हम 1 साल उसमें से माइनस कर देते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो बेसिकली 18th सेंचुरी मतलब 1701 से 1799 तक का समय में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी हम वो पढ़ने वाले हैं। तो 1789 से पहले मतलब
जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, जैसे अभी हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 5 मई 1789 को, तो उससे पहले फ्रांस में जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी का मतलब है कि ऐसी सोसाइटी होना जहाँ किसानों के पास उनकी खुद की ज़मीन, लैंड नहीं होती थी खेती के लिए, वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे। फ्रांस में उस वक्त लैंड ज़मीन केवल बड़े अमीर लोग जैसे राजघराने के लोग, चर्च के लोग या बड़े बड़े ज़मींदारों के पास ही होती थी। तो 1789 के पहले के समय को फ्यूडल सोसाइटी या ओल्ड रीजन भी बोलते हैं। इस वक्त जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसे एस्टेट जनरल भी बोलते थे। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में थे क्लर्जी, जो चर्च के काम करते थे, जिन्हें हम प्रीस्ट भी बोलते हैं। सेकेंड एस्टेट में थे नोबिलिटी, मतलब राजघराने के लोग, राजा और राजा का परिवार। थर्ड एस्टेट में थे कॉमनर्स, यानी हम और आप जैसे आम आदमी। सोल्जर्स जो थे वो भी थर्ड एस्टेट का ही पार्ट थे। उस वक्त फ्रांस में 95% लोग थर्ड एस्टेट में थे। थर्ड एस्टेट में कुछ लोग रिच थे तो कुछ पुअर। इसीलिए थर्ड एस्टेट को ठीक से समझने के लिए हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले वो लोग जो रिच थे, जिन्हें मिडिल क्लास भी बोलते थे, जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, व्यापारी, लॉयर्स, ये सारे लोग। दूसरे नंबर पे आते हैं किसान, जिनके पास खुद की ज़मीन थी, और आर्टिसंस। लास्ट पार्ट में आते हैं छोटे किसान, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, लेबर्स, सर्वेंट्स जो दूसरों के लिए काम करते थे। उस वक्त थर्ड एस्टेट के थर्ड पार्ट के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत सारे लोग गरीब थे, क्योंकि वो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोगों के लिए काम करते थे और उन्हें वेजेस यानी पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता था। इस वक्त सोसाइटी में थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था। जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोग थे, उन्हें जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस यानी कुछ छूट मिली होती थी। जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता था। 60% ज़मीन के ओनर्स यानी मालिक भी यही होते थे। तो बेसिकली इनकी बहुत लग्जरियस लाइफ होती थी। ये बहुत पैसे कमाते थे और इन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। और वहीं दूसरी तरफ थे थर्ड एस्टेट, जिनकी इनकम भी बहुत कम थी, लेकिन यही टैक्स पे करते थे, तो इन्हें बहुत सारे प्रकार के टैक्स भरने पड़ते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक्त थर्ड एस्टेट के लोगों को 3 टाइप्स के टैक्स पे करने पड़ते थे: डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड अदर टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को टेल बोलते थे, जो कि उन्हें डायरेक्ट स्टेट यानी राज्य को देने पड़ते थे। इनडायरेक्ट टैक्स को टेट्स बोलते थे, जो कि उन्हें चर्च को देना पड़ता था। इसकी क्वांटिटी थी 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, मतलब जितना भी फसल हुई है उसका 1/10 पोर्शन। और इसके अलावा भी उन्हें बहुत अलग अलग टैक्स पे करने पड़ते थे, जैसे सॉल्ट, नमक या फिर टबैको पर टैक्स। तो जो भी पैसा राजा को खजाने में आता था वो थर्ड एस्टेट से ही आता था। ऐसा ही चल रहा था बहुत दिनों तक। फिर किंग बनते हैं लुई 16 1774 में, जो कि बॉर्बन फैमिली से थे। फ्यूचर में लोगों को इन्हीं से ही प्रॉब्लम होने वाली है, तो इनका नाम याद रखना। वो 20 साल के थे, मतलब 20 साल के थे जब वो राजा बने। उन्होंने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनोट से शादी की। जब वो राजा बने तब वो बहुत खुश थे, लेकिन फिर उनको पता चला कि उनकी ट्रेजरी तो खाली होते जा रही है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि राजा की ट्रेजरी, मतलब राजा का ख़जाना खाली क्यों हो रहा था, एम्प्टी ट्रेजरी क्यों थी? तो इसका आंसर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।